नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि लाडली बहना योजना को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष दावा करता था कि यह योजना बंद हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रदेश की बहनों को लगातार लाभ मिल रहा है और राशि में निरंतर वृद्धि की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना की शुरुआत 1000 प्रति माह से शुरू हुई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 किया गया। अब यह राशि 1500 प्रति माह तक पहुंच चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में यह राशि और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, जिससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और भी मजबूत होगा। सीएम मोहन यादव ने विपक्ष में बैठी कांग्रेस पर कर्ज को लेकर सवाल उठाने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले अपने आंकड़ों का सही आकलन करना चाहिए। प्रदेश सरकार की नीतियां पूरी तरह से जन कल्याणकारी हैं और वित्त प्रबंधन मजबूत आधार पर किया जा रहा है। लाडली बहना के लिए बार बार 3000 की बात कह रहे। अब मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि लाडली बहना 2023 जून में लागू हुई। जब हमारा चुनाव हुआ तब भी, चुनाव के बाद तक भी आप रोज राम राम की तरह जप रहे थे, ये बंद हो रही है, ये बंद हो रही है, बंद हो रही है, और हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 1250 करे, अब 1500 करे। अब ये हमने अच्छी बात कही और अभी आप फिर अटक गए 3000 के लिए। अरे हमने 28 तक 3000 नहीं, हम तो 5000 रुपए प्रति बहन को देने के लिए तैयार है। सकारात्मक रूप से नारी सशक्तिकरण की योजना पे आप ये सुझाव तो दीजिए कि कौन सा काम करा करके इन लाडली बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। हम तो आपसे भी सुझाव चाहते हैं। हमने कहा कि हम घर बैठ करके बहनों के लिए और उनकी सशक्तिकरण की योजना में क्या चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने नाम दिए कि खिलौना बनाने वाली कारखाने में, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली बहनें, ऐसी बहनों को तो हम ट्रेनिंग दिला करके 5000 रुपए महीना प्रति लेबर को हम अपनी तरफ से 10 साल तक की गारंटी फैक्ट्री मालिक को दे रहे हैं, क्योंकि खाली 3000 नहीं, हम तो और बढ़ाना चाहते हैं। और जो बहन काम करने आ रही वो 2000, 3000, 5000 नहीं, उसको 10,000 मिले, 15,000 मिले। हम तो ये चाहते कि हमारे माध्यम से जितना भला हो सके, सरकार का मतलब लोगों को भला करना। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप देख लेना। हमने अपनी सरकार के गठन से 2 वर्षों में लगभग 14-15% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो बताना चाहूंगा, कर्जा ले लिया, कर्जा हो गया, बजट से ज्यादा कर्जा हो गया। अरे भैया, हिसाब तो लगा लो ढंग से, आप आंकड़े बता दो। 1 साल के अंदर लगभग हमने 82,000 करोड़ अगर लिया है, तो 82,000 में हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का था। और ये 82,000 में हमने जो आप पुराना कर्जा बता रहे हो, ये आपकी सरकार से लेके पूर्ववर्ती पुराना कोई भी हिसाब रखेगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा, मूलधन भी देना पड़ेगा। सरकार तो दलों के साथ बनती बिगड़ती है, लेकिन लायबिलिटी तो वही रहेगी ना। तो हमने तो केवल 82,000 करोड़ लिया है, लेकिन उसके अलावा अगर 4,21,000 में से 82 घटा दो तो ये 3.5 लाख करोड़ कहां से आया अध्यक्ष महोदय? ये हमारी सरकार की नेक नीति है और ये सरकार के 3% के अंदर की लिमिट के अंदर का काम है। ये हमारी अपनी भावना और जो बात है उसको समझ के सीधे सीधे जनता के बीच में लाओ। आप बताइए, बड़े से बड़े उद्योगपति 3% की लिमिट, आज बताओ कोई व्यक्ति बैलेंस शीट लेगा, अगर वो कोई बैंक में अपना ऋण नहीं बताएगा तो आने वाले समय में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका विकास रुक जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से बैलेंस शीट में हमारे लिए तो कागज का तरीका है, लेकिन आप बताइए कि सब प्रकार से बिजली से लेकर सड़क तक सारे क्षेत्रों में अगर हमने हर एक क्षेत्र में अगर अनुदान अपना, आज जैसे माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद, वो बता रहे थे हर एक क्षेत्र में माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने तो कहा कि बजट के पहले 2-2 बार इतना पैसा बढ़ा देना एक एक विभाग में। कभी कल्पना तो करें कि अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग में हमारे पास कितना बजट था वैसा इस बार का? कुल कितना है? और आपका वैसा प्रहलाद जी वैसा कितना है ना? आप बताओ 2002-03 तक केवल 20,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का है। 2003 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था जब सरकार का बजट सिर्फ 900 करोड़ रुपए का था अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद हमने उसको 10,000 करोड़ का किया था अध्यक्ष महोदय। ये हमारी सरकार की उपलब्धि थी और लगातार डेवलपमेंट के मामले में
मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ती जा रही है अध्यक्ष महोदय, ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात। ये माननीय कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा। अब आप बताइए, इसी आधार पर तो हम बात करेंगे 2047 तक। आप बताइए, लगभग 3.25 लाख करोड़ से हम बजट को 5 साल में डबल करेंगे, अर्थात 2028 तक लगभग ये 7 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगा। फिर 5 साल बाद हमारी सरकार बनेगी, ये 7 का 14 होगा। फिर 5 साल बाद हमारी सरकार बनेगी, 14 का 28 होगा। तभी तो हमने कहा कि 2047 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हमारे राज्य की होगी। ये हमने निर्णय किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को ऋण करने और आमजन तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य है कि हर नागरिक को सेवाएं उपलब्ध कराना है और कार्यक्रम में बता दें कि चिकित्सक और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आप सबका अपने बीच में से खासकर मेरे भी अतीत के उस गौरवशाली पक्ष में से कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आपके पास गया था। जब मैं 82-83 में फर्स्ट ईयर में बीएससी में साइंस कॉलेज में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उसी समय हमारे टाइम जैसे नीट एग्जाम आज चलती है, उस समय पीएमटी चलती थी। हमने भी पीएमटी दी। पीएमटी के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं मेडिकल कॉलेज चला गया इंदौर में। फिर हमारे मित्रों ने कहा कि आप फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बन गए थे, चुनाव लड़ लिए, अब सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट बनाना, अब आप तो वहाँ चले गए मेडिकल कॉलेज, वहाँ तो कोई चुनाव ना होता नहीं है, तो वहाँ का चक्कर में पड़ गया, आप इधर आओ। तो हमने कहा चलो वापस आओ, जब छोड़ा एमबीबीएस, वापस पीएमटी के खत्म करो काम काज। जैसे ये परमात्मा योग भी देता है और संयोग भी देता है। लेकिन मैं ये सारी कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आप सब भाग्यशाली हो। आप आदिवासी अंचल से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और आपके जैसे ही परिवेश से मेरी भी पृष्ठभूमि थी। लेकिन परमात्मा की दया से हमारे जैसे लोग जो चुनौती में, कठिनाइयों में, परेशानियों से निकल करके आते हैं, जब अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे समय में जब हम अपना मुकाम हासिल करने जा रहे हैं, तो बीच में एक व्यवधान आ जाता है। व्यवधान आ जाता है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन करने में परसेंटेज तो गिर रहा है, लेकिन प्राइवेट स्तर पे एडमिशन की झंझट हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको डॉक्टर बना करके सम्मान दिला रही है। जोरदार अभिनंदन आपके खुद के लिए भी, क्योंकि ये पूरे देश में हमारे राज्य ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। जिन जिन को मित्रों को 16.5 लाख के आधार पर राज्य ने एमबीबीएस के लिए, मुझे मालूम है एमबीबीएस के अलावा बीएमएस के लोग भी बैठे हैं, लेकिन कोई भी बैठा है, सरकार आगे बढ़ती है तो सरकार के साथ समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वो सच में आज जब मेडिकल शिक्षा की दिशा में देखते हैं, पहले तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जोरदार ताली बजा करके नरेंद्र मोदी जी का। जब हम अपने नेता का अभिनंदन करते हैं तो उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले एमसीआई होती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से मेडिकल कॉलेज नया कोई खोले, तमाम प्रकार की झंझट थी। वो झंझट तो क्या, सही अर्थों में तमाम प्रकार की लाबी लगी रहती थी कि कैसे भी करके मेडिकल कॉलेज ज्यादा नहीं खुले, क्योंकि उनको लिमिटेड कॉलेज खोल करके उनसे उनका दुरुपयोग होता था। अब मोदी जी तो हमेशा सच्ची बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए, इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जाने जाते हैं। तो जाने जाते कि नहीं जाने जाते? ताली वाली बजा के बताओ जाने जाते हैं तो मोदी जी, क्योंकि उनकी स्वयं की पृष्ठभूमि भी गरीबी रेखा में से है। उन्होंने ये कष्ट देखा है, ये तकलीफ भोगी है। एक चाय वाले का परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जिसको स्कूल भी जाना है, वो चाय की दुकान भी चलाना है, अपने जीवन के सारे पाठ उनने कठिनाइयों के बीच पाठ पढ़ पढ़ के निकले हैं, और उसी का परिणाम है आज वो दुनिया के अंदर
भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए, हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है। और एक नया मार्ग खोला है मोदी जी के माध्यम से कि आज हम अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी भी देखो कितने मोर्चे पे लड़ते हैं, कितनी जगह चिंता करते हैं अपने देश के लिए। सब प्रकार की आर्थिक संपन्नता के आधार पर देश 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया। और ये एनएमसी जो बनाई, एमसीआई के बजाय इसके माध्यम से नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई, जिसके आधार पर भारत सरकार की खुद की काउंसिल है जो मेडिकल कॉलेज के बारे में परमिशन देती है। और उसका परिणाम क्या आया? केवल मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेदिक में बताना चाहूंगा 2002-3 तक मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। कितने थे? जरा जोर से बोलो, कितने थे? और आज 19 मेडिकल कॉलेज तो हमारे सरकारी हो गए मध्य प्रदेश में, और 14 प्राइवेट है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे अपने राज्य में है। और एक मेडिकल कॉलेज में 150, 200, 250 कितनी प्रकार की सीट मिलकर के अगर एडमिशन मिल रहे हैं तो हमें गर्व है। हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख कर अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज के तो बहुत सीमा लिमिटेड है, जिसकी फीस भले ही कम है, लेकिन प्राइवेट में भी है तो क्या हो गया? एमबीबीएस की डिग्री में तो कोई अंतर नहीं। कोई अंतर है क्या राजेंद्र जी? दोनों डिग्री तो बराबर है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, डॉक्टर तो डॉक्टर है आज के इस दौर में। इसलिए हमने केवल सरकारी एलोपैथिक नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर में भी प्रमोशन दिया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज तो 19 सरकारी चल रहे हैं, 14 प्राइवेट चल रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर अभी ही इसी महीने 23 तारीख को फिर स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं। बैतूल वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो जो बैतूल से आते हैं, बताओ। बैतूल में जोरदार ताली बजाओ, भूमि पूजन हो रहा है नए मेडिकल कॉलेज का इसी महीने। धार से कौन कौन आते हैं? धार वाले हाथ खड़े करो, बड़ी संख्या धार वालों की। आपके लिए भी जोरदार ताली बजाओ, 23 तारीख को आपके मेडिकल कॉलेज का धार के लिए भी भूमि पूजन हो रहा है। कटनी और पन्ना बुंदेलखंड वाले कौन कौन है? हाथ खड़े करो जो बुंदेलखंड से आते हैं। आप में से अधिकांश क्षेत्र के लिए हमने सिंगरौली से कौन कौन आते हैं? सिंगरौली वाले हाथ खड़े करो। आप इधर जबलपुर वाले हाथ खड़े करो। मंडला बालाघाट डिंडोरी, मंडला बालाघाट डिंडोरी, शहडोल सीधी, आप बताओ, सब दूर हाथ खड़े हो रहे हैं। एक एक जगह जहां अभी मैंने बताया कि 4 मेडिकल कॉलेज तो अभी इसी महीने भूमि पूजन होगा। शहडोल, उमरिया, बालाघाट, ये जो दूसरा बेल्ट चल रहा है, अब लगातार इधर के क्षेत्र में भी 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक। बीएमएस वाले कौन कौन बच्चे? हाथ खड़े करो बीएमएस वाले। ये देखो, आप कम पड़ रहा है क्या? बीएमएस वाले भी जोरदार ताली आपके लिए भी बजाओ। बीएमएस वाले सच में कोविड के बाद आपने सबको हाथ जोड़ना सिखाया, यह आनंद का विषय है। हाथ जोड़ करके देश दुनिया अगर नमस्कार सीखी है तो ये आपके साथ काढ़े का कमाल है। काढ़े का जोरदार अभिनंदन करो। ये जो दुनिया थी, अच्छे ने हाथ टेक दिए। आपका काढ़ा पीकर एलोपैथिक वाले भी अपने जिंदगी का आनंद ले रहे हैं हमारे लिए, उनका भी अभिनंदन करो। किसी को समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। कोई मेडिकल स्टोर में दवाई नहीं मिल रही थी, कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे स्टेशन रेल बंद, रोड पे जाओ सारा ट्रैफिक बंद। अरे मैं तो आज तक नहीं समझ पाया आकाशवाणी के गाने क्यों बंद हो गए? वो गाने भी बंद हो गए। दूरदर्शन सारा साफ। बाद में रामायण महाभारत आई। ऐसा लग रहा है जिंदगी के जमाने में बूढ़े हो गए। कैसा दौर आया था, पता ही नहीं चल रहा कल क्या होगा। चारों तरफ एक
अज्ञात भय, और ऐसे अज्ञात भय में हमारे देसी चिकित्सा पद्धति वालों ने आगे बढ़कर कमान संभाली। थोड़ी ताली बाकी के लिए भी बजा दो यार, ऐसा क्या कर रहे हो? अब मेरे समझ में आया कि पहली बार में ज्यादा ताली क्यों नहीं बज रही थी, थोड़ी बेईमानी हो रही थी, खाली एलोपैथिक की बात हो रही थी। लोगों ने कहा रोटी पलटाओ, दूसरी तरफ का आनंद बाकी है, तो इंटरवल बाद की फिल्म आपके तरफ भी है, चिंता मत करो। हमने भी तय किया कि जब सरकारी एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज चल रहा है तो आयुर्वेदिक क्यों नहीं होना चाहिए। 1 साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज हमारी सरकार खोल रही है बीएमएस के कोर्स के लिए। वात, पित्त, कफ। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बता दी कि कांग्रेस और यूपीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना के तहत ठोस और प्रभावी कार्रवाई की है, जिसे वे तथ्यों के साथ सदन के सामने रख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे आंकड़े को ध्यान से सुने। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में तहत बता दें कि कुल 1,6700 कार्य दिवस सृजित किए गए थे, जबकि पीएम मोदी के कार्यकाल में यह संख्या बढ़कर 3,210 कार्य दिवस तक पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान न केवल रोजगार सृजन कमजोर रहा, बल्कि जारी किए गए फंड का भी कुप्रबंधन हुआ है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं, खड़गे साहब, हिम्मत है तो सुन लेना, हिम्मत है तो सुन लेना, हिम्मत है तो सुन लेना। आपके समय, यूपीए के समय जो मनरेगा थी उसमें कुल सृजित श्रम दिवस थे 1660 और मोदी जी ने किए 3,210। माननीय सभापति महोदय, रिलीज की गई राशि की बात कर रहे थे, गरीबों की बात करने का तो हक ही नहीं है कांग्रेस को। आपने मनरेगा के नाम पे भी ठगा। रिलीज की गई केंद्रीय निधि यूपीए के सरकार ने की 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए और मोदी जी की सरकार ने की 8,53,810 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, पूर्ण किए गए काम खड़गे साहब आपकी सरकार ने किए केवल 153 लाख और मोदी सरकार ने किए 862 लाख। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने यह पूरा विवरण रखना चाहता हूं। जो राज्यों की बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, इसको भी मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी से कहना चाहता हूं, एक बार ढंग से सुन लेना। अलग अलग राज्यों को आपने कितनी राशि दी और हमने कितनी राशि दी। आंध्र प्रदेश को यूपीए के समय मिली 26,260 करोड़, लेकिन मोदी सरकार ने दी 75,634 करोड़। अरुणाचल प्रदेश आपने दी 393 करोड़, मोदी जी की सरकार ने दिए 3,747 करोड़। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद एक बार फिर सरकारी बस सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अप्रैल 2026 से प्रदेश में सरकारी बस सेवा दोबारा से शुरू की जाएगी, जिसका नाम जनबस रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनबस सेवा का उद्देश्य प्रदेश के गाँव और शहरों को सस्ती, सुरक्षित और बेहतर परिवहन सुविधा से जोड़ना है। इस योजना के तहत बसों का संचालन निजी ऑपरेटर करेंगे, लेकिन पूरा नियंत्रण सरकार के पास रहेगा। बसों के किराए और रूट सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना आम जनता के लिए राहत लेकर आएगी और प्रदेश के परिवहन तंत्र को मजबूत करेगी। जनबस सेवा से यात्रियों को बता दें कि किराए में सुगम और सुरक्षित सफर उपलब्ध करवाया जाएगा।
और इसके साथ ही हम आपको बता रहे हैं जहां अप्रैल 2026 से फिर से शुरू सरकार बस सेवा की शुरुआत करने जा रही है। सरकारी बस सेवा का जन बस नाम दिया गया है और इसके साथ ही इस बस के जरिए से जनता को सुविधा मिलती हुई नजर आएगी। निजी ऑपरेटर बस चलाएंगे और कंट्रोल सरकार के पास रहेगा। और इसके साथ ही बता दें कि अब इससे सफर काफी ज्यादा आसान होता हुआ नजर आएगा। बस का किराया और रूट सरकार तय करेगी। और गांव तक सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी इस बस के जरिए से, जिससे यात्रा और भी ज़्यादा आसान होगी। प्रदेश के कुछ शहरों में इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी और इसके साथ ही इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद फिर से सरकारी बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। बिहार की खेल एवं आईटी मंत्री ने उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भाग लिया। तड़के मंदिर परिसर पहुंचकर उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। भस्म आरती के दौरान पूरे मंदिर परिसर में आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। दर्शन के बाद मंत्री ने देश और बिहार की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद सभी को सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन की ओर से उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और उन्हें महाकालेश्वर मंदिर की परंपराओं की जानकारी भी दी गई। उज्जैन शहर में सर्दी का असर अब काफी ज्यादा तेज हो गया है। सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी ज्यादा कम हो गई है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुबह के समय यातायात की रफ्तार भी धीमी नजर आई है। और इसके साथ ही उज्जैन में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से बता दें कि जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोहरे से यातायात की रफ्तार धीमी होती हुई नजर आ रही है। उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घने कोहरे के कारण चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सुबह से ही शहर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा है, जिससे दृश्यता काफी ज्यादा कम हो गई है और इसके साथ ही सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं सुबह के समय यातायात की रफ्तार भी अब धीमी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।